गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका रेखीय गति। तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आपका विरामावस्था और गत्यावस्था। विरामावस्था से तात्पर्य समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना होना। आज वस्तु जहां पास रखा है, 1 घंटे बाद भी अगर वहीं पास अगर वस्तु रहे तो वह विरामावस्था में कहलाएगा। गत्यावस्था समय के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हम गत्यावस्था कहेंगे उसे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोई बस है, ठीक है, आपका ये कोई बस है और आपका बाहर में एक व्यक्ति आपका यहां खड़ा है। बस में ठीक है, बस ये आपका बस गतिमान है। तो ये दोनों हैं, ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में है। हालांकि बस गतिमान है, लेकिन यह पहली सीट पर बैठा है या तीसरी सीट पर बैठा है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वह मूवमेंट कोई हो नहीं रहा है दोनों के मध्य में। तो यह दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में है। लेकिन यह सड़क के किनारे कोई व्यक्ति यदि इस बस को जाते हुए देख रहा है तो इसके सापेक्ष यह गत्यावस्था में कहलाएगा। ठीक है, कुछ समय पहले यह बस यहां फंस रहा होगा, मूव करते करते यहां तक आया है, तो समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इस बिंदु के सापेक्ष यह क्या है, गत्यावस्था में है, लेकिन यह दोनों आपस में विरामावस्था में हैं। वैसे ही यह हमारा सापेक्ष कहलाता है, सापेक्ष गत्यावस्था, और ये सापेक्ष विरामावस्था कहलाएगा। और दूसरा जैसे मैंने कहा निरपेक्ष विराम गति या विरामावस्था, और निरपेक्ष क्या है, गत्यावस्था। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन इसे हम समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे हमारा काम आएगा। निरपेक्ष का मतलब है कि वस्तु में कोई गति हो ही ना। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं यहाँ पास विरामावस्था में खड़ा हूं, तो यह एक तरीके से गलती होगा, क्योंकि हालांकि मैं इस जगह पर अगर अभी विरामावस्था में खड़ा हूं, लेकिन मैं खड़ा हूं पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, मैं खड़ा हूं आपका अर्थ में मैं खड़ा हूं, और अर्थ जो है वह अपने अक्ष पर घूर्णन गति करता है। ठीक है, अपने अक्ष पर क्या करता है, ये अक्ष में करेगा यह घूर्णन गति, जो कि 24 घंटे में पूर्ण करता है। और सूर्य के चारों ओर यह क्या कौन सा गति करता है, आपका परिक्रमा करता है। ठीक है, तो निरपेक्ष कहां हुआ, निरपेक्ष का मतलब है कोई मोशन होने ही नहीं चाहिए, और सापेक्ष और निरपेक्ष विरामावस्था का मतलब है आपका कोई मोशन होने नहीं चाहिए। जबकि यहाँ पर पृथ्वी तो मोशन में है, मैं भले कि आपका विरामावस्था में हूं। वैसे ही निरपेक्ष गत्यावस्था का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु हमेशा गतिमान रहे। तो ये निरपेक्ष विरामावस्था, निरपेक्ष गत्यावस्था पॉसिबल नहीं है। इसी कारण हम जब भी प्रश्न में उत्तर लिखते हैं तो हम सापेक्ष के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यह आपका पहला टॉपिक हुआ विरामावस्था गत्यावस्था। सेकंड देखते हैं बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु हम किसे कहेंगे, आपके दूरी के अकॉर्डिंग यदि जो गतिमान वस्तु है उसका आकार बहुत छोटा हो तो वह बिंदु वस्तु कहलाएगा। बिंदु वस्तु, इसे हम 2-3 एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, आपका यह छोटा सा कोई बस है, यह आपका
यह आपका कोई बस है, ठीक है। यह बस, यदि बस का लेंथ कितना होता है, मुश्किल से 2 से 3 मीटर 5 मीटर है, ठीक है, छोटे बस बड़ा बस साइज देख के। यह बस आपका यदि 100 किलोमीटर का दूरी तय करता है एक दिन में, 200 किलोमीटर का दूरी तय करता है, तो ये बस के अकॉर्डिंग आपका जो दूरी तय कर रहा है वह बहुत अत्यधिक है, तो ये बस उस स्थिति में कहलाएगा आपका बिंदु वस्तु कहलाएगा। वैसे ही ये बस आपका यहां पर आया तो ये लगभग 100 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इस दूरी के कंपेयर में यह आपका मुश्किल से 5 से 10 मीटर इसका लेंथ है, तो 100 किलोमीटर के तुलना में यह बहुत छोटा है, इस कारण यह बिंदु वस्तु कहलाएगा। वैसे ही आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में जो बॉल होता है, ठीक है, क्रिकेट में कोई बॉल है, बॉल जो दूरी तय करता है, जब छक्का पड़े, 6 पड़े या 4 पड़े, ठीक है, तो इसकी उस दूरी के तुलना में इसका आकार क्या है, बहुत छोटा है, बॉल का आकार बहुत छोटा है, तो यह बिंदु वस्तु कहलाएगा। सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करता है, सूर्य आकार में बहुत बड़ा है, उसकी तुलना में पृथ्वी का साइज उसका बहुत ही छोटा साइज है, तो पृथ्वी हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन उस स्थिति में यदि सन का परिक्रमा कोई पृथ्वी करे, ठीक है, तो अर्थ करे, तो यह अर्थ जो है यह आपका कहलाएगा बिंदु वस्तु। वहीं यदि इस अर्थ का परिक्रमा आपका चंद्रमा कर रहा है, कौन सा कर रहा है, चंद्रमा, मून, तो यह चंद्रमा जो है आपके इसकी तुलना में बिंदु वस्तु कहलाएगा। ओके, मतलब दूरी के अनुसार यदि कोई वस्तु का आकार अत्यंत छोटा हो तो वह बिंदु वस्तु कहलाता है। सेकंड हम देख लेते हैं एक विमीय गति, दो विमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति आपका सिंपल सा, यह एक कौन सी गति है, यह एक रेखीय गति है, ठीक है। द्विविमीय गति आपका होता है समतल में गति होगा तो यह आपका द्विविमीय गति कहलाता है। यह अगर खुले आकाश में तीनों दिशाओं में गति हो तो वह आपका त्रिविमीय या त्रिविमीय गति कहलाता है। एक विमीय गति को उदाहरण जैसे कि आपका बॉल, ठीक है, बॉल को जब मारते हैं तो वह एक ही दिशा में जाता है, यदि हम स्ट्रेट में मारे तो स्ट्रेट में जाएगा, लेग में मारे तो वह लेग में जाएगा, तो जिस दिशा में हम उसे मारते हैं वह उसी दिशा में जाता है, एक बार में वह एक दिशा तय करता है, ठीक है, तो वह एक दिशा तय करता है और रेखा के रूप में करता है, इसलिए कारण वह रेखीय गति है। धनुष से निकला हुआ बाण, ये भी आपका रेखीय गति के अंतर्गत आएगा। और कुछ एग्जांपल जैसे कि रेलगाड़ी भी हमेशा एक मार्ग पर ही, एक पथ पर ही आपका गति करता है, तो ये जो गति है वह एक विमीय गति कहलाएगा। कोई तार बंधा हुआ है, उस तार पर यदि कोई चींटी है, ठीक है, वह चींटी अगर आपका उस तार पर अगर गति कर रहा है तो वह आपका एक रेखीय गति कहलाएगा या एक विमीय गति कहलाएगा। दूसरा आपका है द्विविमीय गति है। द्विविमीय का मतलब है तात्पर्य जो दो दिशाओं में गति करे या जो समतल पर गति करे, जैसे आपका समतल पर कीड़ों की गति, कीड़ा अगर
किसी जगह पर रेंग रहा है समतल पर, तो वह कीड़ों की गति। और चींटियों की गति, यही चींटी अगर इस रेखा पे गति करे किसी तार पर, तो वह इक्विमी कहलाएगा। और यहाँ पर कोई भी कीड़े इधर उधर गति करते हैं, उनका एक डायरेक्शन फिक्स रहता है क्या, नहीं रहता है, तो आपका यह समतल गति कहलाएगा। कैरम की गति, कैरम कैरम को जब मारते हैं, ये आपका कैरम का गोटी है, तब यह यहाँ पर टकरा के इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर आपका इस पार ऐसा जाता है। तो यह बहुत 2-3 दिशाओं में गति करता है, सभी दिशाओं में समतल में। इस कारण इसकी गति आपका कहलाएगा द्विविमीय गति है। तीसरा हम लेते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति से हम समझ सकते हैं जैसे कि पक्षियों की गति। पक्षी जो होते हैं वह जमीन से उड़कर आकाश में जाते हैं, आकाश में वह किसी भी दिशा पर अपने अकॉर्डिंग गति करते हैं। तो आकाश में पक्षियों की गति, वायुयान की गति, वह तीनों दिशाओं में गति करते हैं। ठीक है, वो आपका तीनों दिशाओं में गति करते हैं, तो ये आपका त्रिविमीय गति कहलाएगा। द्विविमीय गति में जैसा आपका यह पृथ्वी है और यह आपका पृथ्वी में यह कोई नाव है, छोटा सा कोई नाव है, तो छोटा सा जो नाव है वह एक सिंपल सा छोटा सा दूरी तय करेगा, तो उसकी गति जो कहलाएगा आपका द्विविमीय गति कहलाएगा। लेकिन यदि कोई बड़ा जहाज अगर बड़ा जहाज है तो जाहिर सी बात है वह दूरी भी बहुत लंबी तय करेगा। और मान के चलिए अगर बड़ा जहाज यह पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाता है, एक राउंड लगाता है, तो वह आपका त्रिविमीय गति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह आपका मात्र एक समतल पर गति कर रहा था, यह आपका टोटल यहां से गति करते हुए फिर से यहां पहुंचेगा, तो बड़े जहाज के द्वारा की गई गति आपका त्रिविमीय गति के अंतर्गत आता है। इसे आप सिंपल सा लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहे तो। यहाँ पर जो मैंने बताया था एग्जाम्पल, आप उसी को बस लिख लीजिए। जैसे कि रेलगाड़ी की गति, एक विमीय गति के अंतर्गत रेलगाड़ी की गति, चींटियों का किसी तार पर या रेखा में चलने की गति। ठीक है, इसके लिए जो मैंने बताया था आपका कैरम की गति। तो और बुक की मदद से आप हेल्प लेके इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं विस्थापन और दूरी। तो विस्थापन और दूरी को हम सीधे अंतर के माध्यम से समझते हैं। दूरी और यह आपका विस्थापन किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम कहते हैं दूरी। ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को बुक में आपका दिया है तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाता है। विस्थापन आपका किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की बीच की दूरी को हम कहते हैं, विस्थापन कहते हैं।
ठीक है, उदाहरण समझ जाते हैं। मानकर चलिए कोई वस्तु या बिंदु आपका ए है, यह आपका वृत्ताकार मार्ग पे आपका गति कर रहा है। ठीक है, यह आपका वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है और यहाँ पर बिंदु बी तक यह गति करके रुक गया। तो ये जो ए से लेकर बी तक की दूरी है, तय की गई मार्ग की लंबाई, तो ये जितना लंबा है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा दूरी। ओके, सेम वैसे ही ए जो है, वस्तु ए है और आपका मूव करते हुए यह कोई वस्तु ए है, यह आपका इतना मार्ग तय करके बी तक पहुंचता है। तो आपका यह तो आपका हो गया दूरी, और ये जो हो गया आपका ए से बीच प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम कहेंगे ये आपका होगा विस्थापन। मात्र ये ए बी जो है ये आपका होगा विस्थापन, और ये जो ए बी है ये टोटल, ये आपका होगा दूरी कहलाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। किसी बॉल को हम, किसी पत्थर को, बॉल को जब हम, ये आपका जमीन है, ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, और ऊपर फेंकने के बाद वह जब नीचे आता है तो पहले उसने एस दूरी ऊपर तय किया और वह एस दूरी क्या करता है, वह नीचे आता है। तो इसका जो दूरी होगा क्या होगा हमारा, इसका दूरी होगा एच प्लस एच इक्वल टू 2h। ये आपका दूरी कहलाएगा। लेकिन इस विस्थापन क्या कहलाएगा आपका, यह आपका जमीन है, कोई वस्तु को हम ऊपर फेंका, एक हाइट के बाद वह फिर से नीचे आ जाता है, तो वस्तु कहां था, पहले जमीन पे था, नीचे था, और विस्थापन हमारा कितना हुआ, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति हमारा 0 प्राप्त हुआ। तो ये विस्थापन हमारा यहाँ पर 0 होगा, यहाँ विस्थापन हमारा क्या हुआ, 2h प्राप्त हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। कोई वस्तु यदि A से B की तरफ गया, B से A की तरफ C की तरफ जाता है, फिर C से A की तरफ आता है, तो दूरी क्या कहलाएगा आपका, दूरी आपका होगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक, चलो ये मान के चलिए A से B तक गया, B से C तक गया, तो आपका दूरी क्या हुआ, आपका AB प्लस BC, और विस्थापन क्या हुआ आपका, यह हुआ आपका विस्थापन, और यह हुआ आपका दूरी। A से C तक का जो हुआ आपका, ये आपका विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन हमें, दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। दूरी होगा आपका हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन आपका क्या होता है, विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक, यह क्या होता है, यह 0 हो सकता है। ठीक है, तीसरा,
दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि किस प्रकार का, मार्ग की लंबाई, यह आपका, यहां पर बता रहा हूं मैं आपको उदाहरण के तौर पर, यह आपका घर है और यह आपका स्कूल है। तो घर से आप निकलते हैं, आपका रास्ता तो सीधा रहता नहीं है, कभी ऐसा गया ऐसा घूम फिर के आप स्कूल पहुंचते हैं, तो कोई दिशा है क्या, नहीं है, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसी कारण यह क्या है, अदिश राशि है। और विस्थापन में आपका सिंपल सा डायरेक्ट ए और बी के बीच के जो दूरी है, ठीक है, ये देख प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का डिस्टेंस आपका विस्थापन कहलाता है। तो ये आपका ये अदिश राशि है और ये विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है। दूरी आपका विस्थापन से अत्यधिक भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन आपका विस्थापन है वह दूरी से अत्यधिक कभी नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। दूरी विस्थापन से, दूरी का मान विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान जो है दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। तो इस प्रकार हम दूरी और विस्थापन को हमने समझा। वैसे ही हम समझेंगे चाल और वेग में अंतर समझेंगे। चाल क्या होता है आपका, दूरी बटा समय, वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय। एकांक समय में या इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, एकांक समय या इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वेग निश्चित, किसी निश्चित दिशा में, यह आपका क्या होता है, किसी किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य दूरी को हम कहेंगे विस्थापन कहेंगे, ठीक है। चाल जो होता है आपका अदिश राशि है, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि था, तो यहाँ पर दूरी आ गया, तो आपका क्या रहेगा, चाल भी आपका क्या है, अदिश राशि है। वेग आपका क्या राशि है, सदिश राशि है, बाकी आपका लगभग सेम रहेगा। तीसरा क्या है आपका, दूरी, चाल जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जबकि सॉरी चाल हमेशा धनात्मक होगा, जबकि विस्थापन है आपका, विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक या आपका शून्य होगा। चौथा, चाल का जो मान है वह आपका अत्यधिक होगा या फिर बराबर भी हो सकता है, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, किससे, विस्थापन से। वैसे ही आपका क्या है, विस्थापन का जो मान है वह आपका छोटा होगा या फिर बराबर होगा, किससे, दूरी से।
जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वह चीज बड़ा कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आप चाल और वेग 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 में आप समझ सकते हैं अंतर। यहां पर मैंने विस्थापन लिख दिया है। यहां पास आपका वेग आएगा। तो अब बुक के मदद से इसे पढ़िएगा और चाल और वेग में अंतर और दूरी और विस्थापन में अंतर को कॉपी में लिखिएगा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ चीज और बता देता हूं मैं। इसका मात्रक क्या है हमारा? पांचवा मात्रक देख लेते हैं। फिर हम यहीं पास लिख लेता हूं। मात्रक है आपका मीटर प्रति सेकंड। दूरी को मीटर से शो करेंगे, समय को सेकंड से शो करेंगे। इसका मात्रक होगा हमारा इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, विमी सूत्र होगा आपका मीटर को शो करेंगे एल से, समय को शो करेंगे टी से। तो हम क्या लिखेंगे? एल एल टी इनवर्स 1। टी आपको ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आएगा। ठीक है, -1 आएगा। इसे हम लिख सकते हैं m0। यहां पास मास है नहीं, इसी कारण हम m0 लिखेंगे एल टी -1। यह आपका इसका विमी सूत्र है। वेग के लिए भी आपका विमी सूत्र होगा। यहां पास देखिए मीटर प्रति सेकंड दिया है मात्रक। मीटर को हम शो करेंगे एल से, समय को शो करेंगे हम टी से। इसे हम लिख सकते हैं एल टी -1 और फिर हम इसे विमी सूत्र में लिखेंगे m0 एल टी -1। इस प्रकार हम इसे विमी सूत्र हम लिखेंगे। तो दोनों का विमी सूत्र और मात्रक सेम है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।